आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का मुद्दा है नोटबंदी, एक साल कई सवाल। एक साल पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबके होश फाख्ता कर दिए। लोगों की समझ ही नहीं आया कि आखिर उनके साथ ये क्या हुआ है। मुल्क में 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर हो गए थे, जिसके बाद मुल्क में कैश को लेकर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और 125 करोड़ का देश एटीएम की कतार में खड़ा हो गया। लोग नोट निकालने और नोट बदलने के लिए सुबह से ही एटीएम की लाइन में खड़े हो जाते थे, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें तक चली गईं। पीएम ने नोटबंदी के पीछे काला धन, करप्शन, जाली नोट, दहशतगर्दी और नक्सलियों पर नकेल कसने के दावे किए थे। लेकिन क्या वाकई में नोटबंदी के एक साल बाद इन तमाम चीजों पर लगाम लग पाई है? नोटबंदी से क्या फायदे हुए हैं और क्या नुकसानात हुए हैं? इन्हीं सवालों के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का मुद्दा। तो ठीक एक साल पहले हुई नोटबंदी ने पूरे मुल्क में कैश को लेकर एक नई बहस छेड़ दी थी। फायदों की एक लंबी फहरिस्त के साथ नुकसान की भी अपने सवाल गिनने लगे। आइए समझते हैं कि इस रिपोर्ट के जरिए कि एक साल के बाद नोटबंदी से क्या फायदे हुए हैं और क्या नुकसानात हुए हैं। जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे मुल्क के वजीर आजम ने मुल्क को खिताब करते हुए तारीखी फैसले का ऐलान किया। नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद 500 और 1000 का नोट भारतीय करेंसी से बाहर गया। मतलब 500 और 1000 का नोट गैर कानूनी हो गया। सरकार ने इस फैसले के पीछे कई वजहों को मुल्क के सामने रखा। काले धन की वापसी, करप्शन पर लगाम, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना, इसके अलावा दहशतगर्दी का खात्मा, जिसके बाद देश भर में नोटबंदी को लेकर एक नई बहस छिड़ गई। मुल्क के एक धड़े ने इसे सरकार का तारीखी फैसला मानकर कबूल कर लिया, तो दूसरे धड़े ने इसे सरकार का जल्दबाजी में लिया गया फैसला करार दिया। नोटबंदी से दहशतगर्दी, काले धन और जाली करेंसी पर असरात को डेटा के जरिए बताने में सरकार ज्यादा तो कामयाब नहीं हो सकी। हालांकि सरकार मानती है कि नोटबंदी के बाद काले धन और दाखिली दहशतगर्दी के खिलाफ उसे बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में जहां नक्सलियों की कमर टूट गई, तो वहीं कश्मीर में पत्थरबाजी की वारदातें अब ना के बराबर होती हैं। आंकड़ों में अगर बात की जाए तो सरकार ने कुछ डेटा भी दिए हैं। मसलन नोटबंदी के बाद 3 लाख फर्जी और शेल कंपनियों का पता चला है। काले धन के खिलाफ सरकार का ऑपरेशन 158% बढ़ा है। टैक्स कलेक्शन और टैक्स फाइलिंग में इजाफा हुआ है। डिजिटल पेमेंट के महाज पर नोटबंदी को कामयाबी मिली है। नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट में पहले के मुकाबले 80% का इजाफा हुआ है। इसके लिए यूपीआई, भीम, IMPS, M-वॉलेट और डेबिट कार्ड जैसे प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल बढ़ा है। जितना भी पैसा बैंकिंग सिस्टम में वापस आया है वो नोटबंदी की कामयाबी ही दिखाता है। सरकार का ये भी दावा है कि नोटबंदी ने काले धन पर कारी जर्ब लगाई है। इससे सिर्फ उन लोगों को दिक्कत हुई है जिन्होंने काला धन छुपा रखा था। पीएम मोदी का कहना है कि नोटबंदी के बाद बंद हुई 3 लाख कंपनियों में से 5000 कंपनियों के बैंक खातों में 4000 करोड़ रुपए होने का पता चला है। कारपोरेट मामलों की वजारत ने शुरुआती जांच की बुनियाद पर कुछ आदाद शुमार पेश किए हैं। वजारत के मुताबिक 56 बैंकों से मिले डेटा के मुताबिक 35,000 कंपनियों के 58,000 बैंक खातों में नोटबंदी के बाद 17,000 करोड़ डिपॉजिट हुए और निकाले गए। इस दौरान सरकार ने कई शेल कंपनियों का पता लगाने की भी बात कही।
एथिक्स के मामले में भी कांग्रेस का और हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। देयर प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज टू सर्व द फैमिली एंड आवर प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज टू सर्व द नेशन। वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लेकिन दूसरे पहलू पर अगर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि नोटबंदी किसी जंग से कम नहीं थी। ठंड में एटीएम के बाहर खड़ा 125 करोड़ का मुल्क अपनी अपनी बारी का इंतजार करता रहा। फिर सरकार की बताई हुई रकम के मुताबिक पैसा निकालता और अगले दिन जिंदगी फिर किसी नई कतार में खड़ी हो जाती। देश पैसे के लिए जूझ रहा था तो पैसा निकालने की चाह में कई जिंदगियां एटीएम की कतार में मर गई। सरकार की पुराने नोट बदलने की मियाद के अंदर भी कई अस्पतालों ने मरीजों से पुराने नोट नहीं लिए, लिहाजा या तो उन्हें इलाज नहीं मिला या फिर मरीजों ने इंतजार के आखिरी लम्हात में सांसें छोड़ दी। अब तक मौजूदा रिकॉर्ड बताते हैं कि इस मोर्चे पर नोटबंदी कामयाब नहीं रही है। इस साल आई एक रिपोर्ट के मुताबिक 1000 रुपए के जितने नोट वापस बैंकों में लौटे हैं उसमें सिर्फ 0.0007% ही नोट नकली थे और बंद 500 रुपए की नोट की बात करें तो इसमें भी सिर्फ 0.002% नकली नोट रहे। वहीं नेशनल जांच एजेंसी के मुताबिक 2015 तक 400 करोड़ रुपए के नकली नोट सर्कुलेशन में थे। तज्जियाकारों का कहना है कि नोटबंदी नकली नोटों को बड़े पैमाने पर पकड़ने में नाकाम रही है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि जब सारा पैसा वापस बैंकों में लौट आया है तो ऐसे में सरकार काले धन को पकड़ने में कामयाब नहीं रही है। तो मुल्क के इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि नोटबंदी से देश की इक्तिसादी हालत चरमरा गई है। नोटबंदी के ऐलान के बाद ही पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ घटकर 6.1% पर आ गई है। पिछले साल इस दौरान ये 7.9% पर थी। इसके बाद अप्रैल और जून तिमाही में ग्रोथ रेट और भी कम हुई और ये 5.7% पर पहुंच गई। पिछले साल इस दौरान ये 7.1% पर थी। हालांकि फिलहाल इसको लेकर हालात साफ नहीं है कि क्या ग्रोथ रेट घटने के पीछे नोटबंदी वजह है कि नहीं। इसके लिए जीएसटी को कुछ हद तक जिम्मेदार माना जा रहा है। नोटबंदी से नाराज साबिक पीएम मनमोहन सिंह ने इसे टैक्स टेररिज्म का नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। That the 8th of November was a black day for our economy and indeed for our democracy. I remember feeling shocked when I heard the Prime Minister's announcement and I wondered who advised him to inflict such a reckless step on our nation. Demonetization has proved to be mere bluster to reap political dividends while the real offenders have escaped. I repeat, as I stated in Parliament, this was organized loot and legalized plunder. मैं ऐसा प्रधानमंत्री हूं उसने वर्ल्ड बैंक का बिल्डिंग भी नहीं देखा है, जबकि पहले वर्ल्ड बैंक को चलाने वाले लोग यहां बैठा करते थे। मैं तो कहता हूं कि वर्ल्ड बैंक की इस रैंकिंग पर सवालें उठाने के बजाय आइए हम मिलजुल करके अपनी कमियों को एड्रेस करें। मुल्क में नोटबंदी के 1 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन रिजर्व बैंक अभी भी वापस आए नोटों की गिनती और जांच का काम पूरा नहीं कर सका है। सेंट्रल बैंक ने एक आरटीआई के जरिए पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। रिजर्व बैंक ने कहा कि 30 सितंबर तक 500 रुपए के 1134 करोड़ नोट और 1000 रुपए के 524.90 करोड़ नोट का वेरिफिकेशन किया जा चुका है। इनकी वैल्यू 5.67 लाख करोड़ और 5.24 करोड़ रुपए है। आरटीआई के तहत रिजर्व बैंक से नोटबंदी के बाद वापस आए नोटों की गिनती के बारे में पूछा गया था। गिनती खत्म होने के वक्त के बारे में
उसने कहा कि वापस आए नोटों की गिनती का अमल जारी है। उसने कहा कि नोटों की गिनती और जांच करने वाली 66 मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या पूरा का पूरा काला धन वापस आ गया? क्या करप्शन दूर हो गया? क्या मुल्क में अब जाली नोटों का कारोबार रुक गया? क्या नक्सलवाद या दहशतगर्दी पर लगाम कस गई? ये सवाल देश पूछ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने तफसीली रिपोर्ट देखी और आपकी समझ में आ गया होगा कि आखिर नोटबंदी से मुल्क को क्या फायदा हुआ है और क्या नुकसानात हुए हैं। कांग्रेस जहां इसे एक ऑर्गेनाइज लूट बता रही है और उसे ब्लैक डे के तौर पर मनाने का उसने फैसला किया है, तो वहीं बीजेपी अपनी खामियों से बचते हुए इसे अपनी एक कामयाबी के तौर पर बता रही है और साथ ही साथ उसने इस दिन को एंटी ब्लैक डे के तौर पर मनाने का फैसला किया है। आखिर वाकई में क्या हिंदुस्तान को इससे फायदा हुआ है, मुल्क को इससे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? इन तमाम सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, इनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूं। हमारे साथ अशोक गोयल जो है स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ अमीर हैदर जैदी साहब मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन हैं सीपीआई के। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, लखनऊ से स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल हफीज गांधी साहब हैं, लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उसके साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ अग्रवाल साहब जुड़ गए हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और उसके साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस में वो प्रोफेसर भी हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम में। हालांकि मैं पहला सवाल बीजेपी से पूछना चाह रही थी, लेकिन चूंकि अभी वो हमारे साथ मौजूद नहीं है, इसीलिए सौरभ साहब मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जब हम नोटबंदी की बात करते हैं, डीमोनेटाइजेशन की बात करते हैं और उसका 1 साल पूरा हो गया है, तो हर आम इंसान के दिमाग में ये सवाल है कि इससे आखिर हासिल क्या हुआ है मुल्क को? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और ये बहुत एक संगोष्ठी इसकी करने की बहुत जरूरत है कि क्या फायदा हुआ। मेरे हिसाब से ये जो स्टेप लिया सरकार ने, ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया और इससे देश को बहुत फायदा हुआ है। इसका क्या 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 फायदा हम समझ सकते हैं, क्या फायदा इस देश को हुआ? सबसे बड़ा जो फायदा हम कह रहे हैं वो ये है कि जो पैसा सरकार का जो कह रहे हैं इतना सारा धन वापस आ गया, 15,28,000 करोड़ वापस आ गए सिस्टम के अंदर। इस पैसे से बैंकों की जो सिचुएशन थी, जो कि 8 लाख करोड़ एनपीए हो गए थे, जो बैंक खराब हो थे, उनकी सिचुएशन इंप्रूव कर गई। आरबीआई ने कहा है, जिस तरह से आपने भी कहा कि 99% जो ब्लैक मनी है वो वापस आ गई, यानी कि जो 1% है ब्लैक मनी जो प्रूव हो पाई। लेकिन ये तो एक तरह से ये हुआ कि जो आवाम है उसको एक तरह से बेवकूफ बनाया गया कि 99% अगर ब्लैक मनी वापस आ गई तो वो ब्लैक मनी कहां गई? वो तो तमाम व्हाइट हो गई ना। नहीं, यही एक तरह से पूरा इसका जो इकोनॉमिक एनालिसिस है वो नहीं किया जा रहा। 56 लाख नए एसएससी इनकम टैक्स नेट में आ गए हैं, उन्होंने नए ऐड हुए हैं, पहले तो नहीं थे, अब एकदम से कहां से पैदा हो गए? हमारे देश में हर 100 पे सिर्फ 7 व्यक्ति टैक्स देते हैं। अब उसमें आप सोचिए 56 लाख नए लोग आ गए जो कि टैक्स देंगे और उस टैक्स से देश की ग्रोथ होगी। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, 5,000 नोटिस इशू किए जा चुके हैं और कहा जा रहा है 20 लाख ट्रांजैक्शन को स्टडी किया। देखिए, ऐसे नहीं है कि इस देश को पूरा तबाह करना है, सारी ट्रांजैक्शंस को पढ़ा जा रहा है। 3 लाख कंपनीज के ऊपर एक्शन, 3 लाख कंपनीज के ऊपर एक्शन हो रहा है। आप देखिए, ये नहीं समझना था कि पैसा ना आया। देखिए, लोग सोच रहे हैं कि पैसा नहीं आता तो सरकार अपनी लायबिलिटी राइट ऑफ करती, वो पर्पस नहीं था। पैसा है तो किसके पास है और इसके पास है तो आया कहां से? आमिर साहब, ये बताइए मुझे, क्या वाकई में उतना सादा और सिंपल लग रहा है जिस तरह से सौरभ साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं? अगर 99% ब्लैक मनी वापस आ जाती है तो सवाल ये उठता है कि क्या 1% के लिए आपने तकरीबन 2 महीने तक तमाम लोगों को, आवाम को, पूरे हिंदुस्तान को सड़कों पर ला दिया था?
नहीं बुशरा जी, 1% की भी बात नहीं हुई। 99% पैसा जो सर्कुलेशन में था वो बैंकों में वापस आ गया जी। 1% जो पैसा बचा है वो नेपाल में है, भूटान में है, श्रीलंका में, NRI के पास है। वो भी सबमिट होना है और उसे जबर करना ही पड़ेगा देश को। नंबर 1, हमारे मित्र कह रहे हैं, कहना चाहिए कि हम पूरा तबाह नहीं करना चाहते देश को, थोड़ा तबाह करना चाहते हैं। बिल्कुल सच बात कही इन्होंने। एक दूसरे कहते हैं कि बैंकों के अंदर सारा पैसा आ गया है, अब बैंकों के पास पैसा है तो बैंकों को पैकेज देने की अभी 15 दिन पहले क्यों जरूरत पेश आई? जब बैंकों के पास इतना पैसा मौजूद है तो उन्हें पैकेज देने की बात हो रही है। मसला ये नहीं है। 50 दिन मांगे थे प्रधानमंत्री जी ने, देश से 50 दिन मांगे थे। 365 दिन के बाद पूरा देश ये पूछना चाहता है कि 150 लोगों की जो इस तुम्हारी नोटबंदी की कसरत में हत्या हुई है या उन्होंने शहादत दी है, उस शहादत का देश ने क्या हासिल किया? क्या काला धन जो आपने कहा था समाप्त हो गया? नहीं हुआ, वो भी नहीं। नक्सली कहना चाहिए नकली नोट समाप्त हुए, बल्कि जो चलन में नकली नोट थे वो भी RBI में जाके असली हो गए। अमीर साहब, लेकिन इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट हम इस तरह से देख सकते हैं कि जब से नोटबंदी हुई है उसके बाद से हमने जरूर देखा है कि जो नक्सली घटनाएं हैं उसमें कमी आई है। पैमाने पर पत्थरबाजों की जो उसमें भी कमी आई है। बुशरा जी आ रहा हूं बुशरा जी। नकली नोट को कह रहे थे, नकली नोट आज भी चलन में पकड़े जा रहे हैं जगह जगह, बल्कि प्रिंट बाद में हुए और आ गए। दूसरे ये कह रहे हैं कि साहब आतंकवाद का कमर टूट गई है। जब हम सब लोग लाइन में लगे खड़े थे, 3 दिन के बाद कश्मीर में एक इनकाउंटर हुआ था, वहां 2000 के नोट मौजूद थे, तो उनके पास बाद में गए देश की जनता के पास। लेकिन दूसरे अगर फिलहाल की सिचुएशन अगर हम देखते हैं, क्योंकि हम 1 साल का तज्जिया कर रहे हैं कि आखिर 1 साल में नोटबंदी के बाद क्या हुआ है, क्या नुकसान हुए हैं, क्या फायदे हुए हैं, तो उसको एक तरह से देखा जा सकता है कि अगर हम नक्सली अटैक को देखें तो उसमें काफी बड़े पैमाने पर कमी आई है। हम पत्थरबाजों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी कमी आई है। दहशतगर्दी में भी अगर हम बात करते हैं कश्मीर में तो उसमें कमी आई है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट को लेकर क्रिटिकल होते हैं तो हमें उसके पॉजिटिव नहीं कहाँ ये बताए ना। मेजर रैंक का आदमी आज तक बहुत कम ऐसा होता था कि ब्रिगेडियर रैंक के आदमी की शहादत हुई हो शांति के दौर में। सीमा पे नहीं कह रहा हूं, कश्मीर के अंदर ब्रिगेडियर रैंक का आदमी मारा जा रहा है, अब मेजर रैंक के आदमी मारे जा रहे हैं। अब ये कहा गया है क्या प्रिंट मीडिया से कि जो अखबार में अगर कोई शहीद होता है जवान तो उसकी शहादत की खबर फ्रंट पेज पे नहीं छपनी चाहिए, पीछे कहीं अंदर छपनी चाहिए। रोजाना आप अखबार उठा के देख लीजिए, एक जवान की शहादत हो रही है, मसला ही नहीं। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। भ्रष्टाचार समाप्त होने के बाद कल ये कहना चाहिए खुलासा हुआ पैराडाइज का, एक MLA का MP का नाम आता है तो नया इन्होंने फार्मूला निकाला है, लिख के बता दो साहब हम तो मौन व्रत हैं, पब्लिक मीटिंग से भाषण दे के आ रहे हैं, और अगर पत्रकार पूछता है कि साहब इस पे क्या आपकी राय, हम तो मौन व्रत पे। भ्रष्टाचार पे मौन व्रत करने की बात होती है। धनिया बेच के अमित शाह के बेटे 16,000 करोड़ कमा लेते हैं। उनकी कंपनी का ग्रोथ उस वक्त होता है, उनकी कंपनी का ग्रोथ उस वक्त होता है जब सारी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही हो। या बीजेपी के नुमाइंदे यहाँ मौजूद नहीं, उनका इंतजार हमें थोड़ी देर करना पड़ेगा ताकि वो आपके उन तमाम इल्जामात का, उन सवालों का वो जवाब दे सकें। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी मौजूद हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, उनके पास मैं जाना चाहूंगी। सुरेंद्र जी, कांग्रेस ने तो इसे ऑर्गेनाइज लूट बताया है और वो इसे ब्लैक डे के तौर पर मना रही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूं कि नोटबंदी के 1 साल के बाद क्या आपको वाकई में ये लगता है कि मुल्क को कोई भी फायदा नहीं हुआ है? क्या जो नक्सली अटैक है उसमें कमी नहीं आई है? क्या जो पत्थरबाजी की जिस तरह से लगातार घटनाएं हो रही थी उसमें क्या आपको नहीं लग रहा है कि कमी आई है? बुशरा जी, अगर कमी आई होती तो आपके सामने होती। अगर पत्थरबाजों में कमी आई होती तो 93 दिन लगातार कश्मीर बंद नहीं रहता, आपके सामने है। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भी आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में सौरभ जी बैठे हुए हैं ऑलरेडी। आप इस चीज को देखें, आतंकवाद में जो कमी है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में कमी आई है, वो हमारी सेना का मनोबल है, वो हमारी सेना के लोग वहां पर रुके हुए हैं। आप अगर देखें नक्सलवादी घटनाओं में तो कहां कमी आई है, चाहे आप झारखंड में देख लीजिए, चाहे उड़ीसा में देख लीजिए, और चाहे मलकानगिरी में देख लीजिए, अब वो छत्तीसगढ़ में देख लीजिए। लेकिन चूंकि अब रिपोर्ट नहीं हो रही है, आपके सामने की परिस्थितियां ये है कि जो रिपोर्ट करता है उनको सेक्स की सीडी
उनके घर में रख करके उनको पकड़वा दिया जाता है। एक मिस्टर वर्मा को पकड़वा दिया गया है। कुछ बातें मैं कहना चाह रहा हूं। अभी सौरभ जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बड़ी बातें कही कि साहब 6 लाख नए एसएससी आ गए, पढ़े लिखे हैं, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं। 7th पे कमीशन के बाद जो फॉल आउट हुआ है उसमें इतने एसएससी बढ़ने थे या नहीं बढ़ने थे, ये तो पढ़े लिखे इंसान है, जरा बता दें। एक बात, बैंक कैश सरप्लस हो गए तो इनको 8 लाख करोड़ का बेल आउट पैकेज क्यों दे दिया? दूसरी बात, तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने डिजिटलाइजेशन के लिए बहुत बड़ी बात करी, तो अपना पिछले 1 साल में लगभग 150 से 200 रैली प्रधानमंत्री जी ने चुनाव लड़ते बिताया है पूरा साल। तो कितनी रैलियों को इन्होंने डिजिटल मोड पर पेमेंट किया, ये भी जरूर बता दें। आप हमको ये भी बता दें कि पिछले साल में निर्माण क्षेत्र के कितने मजदूरों को ले ऑफ हुए हैं और कितने मजदूर अपने घर पर गए हैं और कितना अपराध बढ़ा है, इसको भी बता दें। मजदूरों को जिस तरीके से काम नहीं मिला है, आपके सामने निर्माण क्षेत्र की जो कमर टूटी है, इसको लेकर के ये लोग कह रहे हैं साहब काले धन की कमर टूट गई। ये तो उस तरीके की बात हुई बुशरा साहिबा कि एक तालाब में 2 मगरमच्छ आ गए कहीं से और उस तालाब में मछलियां भी थी, तमाम जीव जंतु भी थे, तमाम पौधे भी थे। आपने उन 2 मगरमच्छों को निकालने के लिए या मारने के लिए पूरे तालाब के पानी को निकाल दिया और तालाब की जितनी मछलियां थी वो भी मर गई। लेकिन सुरेंद्र जी, आपको ये नहीं लगता है कि जो टैक्स पेयर है वो बड़ा है, उसके साथ साथ जो अनअकाउंटेड मनी है एटलीस्ट वो अब अकाउंटेड है, एटलीस्ट वो पता है कि किन लोगों की है और किस तरह से बैंक में वो जी किस तरह से वो बैंक में मौजूद है। जिम्मेवारी से मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि ये जितने नामाकूल लोग हैं, जिन लोगों को अकल नहीं है भारत के प्लूरल नेचर की, जिन लोगों को ये नहीं मालूम है कि 84% भारत का जो लघु उद्योग है, जो छोटा उद्योग है, जो हमारे छोटे कारकुन हैं, वो टोटल कैश में काम करते हैं। वो अनअकाउंटेड मनी हो सकती है लेकिन वो ब्लैक मनी नहीं है। आप बात समझिए। नहीं, वो बात आपकी ठीक है कि तमाम कैश जो है वो ब्लैक मनी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो छोटा कारोबारी है वो ज्यादातर कैश में डील करता है। लेकिन सुरेंद्र साहब, लेकिन अगर सरकार ये चाहती है कि उन तमाम जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं या फिर जो छोटे व्यापारी हैं, अगर वो भी अब टैक्स पे करें या फिर वो डिजिटल पेमेंट के जरिए या बैंक अकाउंट के जरिए अगर वो डील करें, तो इसमें बुराई क्या है, उसमें हर्ज क्या है? हमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन लोगों को अपडेट तो कीजिए, उन लोगों के साथ डिजिटल पहुंचाइए, तो उन लोगों के यहाँ इंटरनेट पहुंचाइए। तो जीएसटी में जिस तरीके से फेल्योरिटी हो रही है इंटरनेट कनेक्शन ना होने की वजह से, उसको तो आप देखिए। चलिए, जीएसटी की बात हम बाद में करेंगे, जीएसटी की बात हम बाद में करेंगे। अब्दुल हफीज साहब बताइए, 15,28,000 करोड़ के नोट थे और 15,26,000 या 27,000 करोड़ के नोट वापस आ गए। कौन सा काला धन है भाई, कहां से? और ये शेल कंपनियों की बात कर रहे हैं, फिर ये झूठ बोल रहे हैं। 2013 में ये सारी की सारी शेल कंपनियां ऑलरेडी बंद हो चुकी थी। 2013 में पढ़े लिखे इंसान है, प्रॉक्सी रूप से आए हैं, कम से कम कुछ तो सच बोले पढ़े लिखे होने का। लेकिन ये तो कहा गया है सुरेंद्र जी कि 3 लाख जो शेल कंपनियां हैं उनका पता चला है इस नोटबंदी के जरिए। जी, चलिए मैं अब्दुल हफीज साहब को इस बहस में लाना चाहूंगी। हफीज साहब, मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि नोटबंदी और जीएसटी को लेकर, खासतौर पे नोटबंदी की चूंकि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सरकार को एक श्वेत पत्र लेकर आना चाहिए खुद से, ताकि वो ये बता पाए कि आखिर इससे फायदे क्या हुए हैं और नुकसानात क्या हुए हैं, इससे आम हिंदुस्तानी को जो लाइनों में लगा था पूरे 2 महीने तक, आखिर उसको हासिल क्या हुआ है? देखिए बुशरा जी, बिल्कुल सरकार को ये बताना होगा कि पिछले साल जो डिमोनेटाइजेशन किया और उसके बाद से एक और शॉक जो इकोनॉमी को दिया गया जीएसटी के रूप में, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, ये तो सरकार को बताना ही चाहिए। लेकिन जो अर्थशास्त्रियों की और जो दूसरे जो थिंकर्स हैं उनकी जो सोच निकल कर आ रही है, उसे पता लगता है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जो जीएसटी दिया गया, ये शॉक के बाद एक शॉक दिया गया जिससे इकोनॉमी को बहुत फायदा नहीं हुआ। अगर आप वर्ल्ड ओवर देखें तो किसी भी कंट्री ने ऐसा नहीं किया
जहां की 86% जो मनी है उसको आप इलीगल कर दें या इनवैलिड कर दें और उसके नुकसान होते हैं। देखिए, शुरुआत में गरीब ने सोचा कि अमीर परेशान होंगे और अमीरों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन सबके पैसे बदल गए, घर बैठे बदल गए और आज अवलोकन हो रहा है, आज जो है एनालिसिस हो रहा है और आज वही गरीब पूछ रहा है कि हम तो सोच रहे थे कि अमीरों पे इस चीज का जो नुकसान होगा, लेकिन अमीरों को तो नुकसान नहीं हुआ। और जिस तरह से सुरेंद्र राजपूत जी ने बताया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 93% जो है हमारा सेक्टर जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठेले वाला है, चाय बेचने वाला है, वो आज कैश में काम करता है। और जिस तरह से सरकार अपना गोल पोस्ट बदल रही है, पहले उन्होंने क्या कहा कि कैशलेस इकोनॉमी हम चाहते हैं, और जब कैशलेस इकोनॉमी नहीं हुआ तो ये कहने लगे हम लेस कैश इकोनॉमी चाहते हैं, कैशलेस इकोनॉमी नहीं हो सकती। आज आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डिजिटल गैप बहुत ज्यादा है, और आप देखिए कि सरकार ने शुरुआती आंकड़े दिए थे कि 7% लोगों ने डिजिटल मनी के द्वारा ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है, लेकिन ये आंकड़ा नीचे आ गया है क्योंकि आपके पास फैसिलिटीज नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं, देखिए बार ये बहुत इल कंसीव्ड है और पुअरली इंप्लीमेंटेड है दोनों स्टेप सरकार के। और मैं ऐसे इसलिए कहना चाहता हूं कि 50 दिन के अंदर आरबीआई के 65 नोटिफिकेशंस आए थे, आज ये कीजिए, कल वो कीजिए। जब से 1 जुलाई से लेकर आज तक जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है, 284 अमेंडमेंट हो चुके हैं जीएसटी के अंदर। एक दिन के अंदर 27 अमेंडमेंट होते हैं और बार-बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम अमेंडमेंट करेंगे। ये कहा कि एक अच्छा फैसला था, लेकिन गलत तरीके से उसे इंप्लीमेंट किया गया। उसे बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से अगर उसे इंप्लीमेंट किया जाता तो शायद उसके नतीजे इतने बुरे नहीं होते, हो सकता है कुछ पॉजिटिव नतीजे होते। मैं आपके पास लौटूंगी और सौरभ साहब के पास भी लौटूंगी, फिर बहुत सवाल है जी। मुझे ब्रेक लेना होगा यहां पर, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं कि 1 साल नोटबंदी को हो गया है और ऐसे में उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसानात हुए हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और अशोक गोयल साहब स्पोक्स पर्सन बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। आपका बड़े बेसब्री से इंतजार हो रहा था। अशोक साहब, ये बताइए कि नोटबंदी को 1 साल पूरा होने जा रहा है, चंद घंटे ही बाकी हम ये कह सकते हैं। ऐसे में 5 में जानना चाहूंगी कि 5 फायदे आप गिनवा दीजिए लोगों को कि आखिर उसके 5 ऐसे बड़े फायदे क्या हुए हैं। देखिए, नोटबंदी को लेकर जो प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 नवंबर को अनाउंस किया था जी, सही मायनों में देखा जाए तो उसके फायदे ही फायदे हुए हैं। नुकसान तो मुझे सिर्फ ये जो 16 विपक्षी दल हैं, इनका जो 70 साल के जो लूट का पैसा था वो बर्बाद हो गया। इसके अलावा मुझे और कोई नुकसान नजर नहीं आता है। सबसे पहला जो फायदा है कि जो काले धन के ऊपर जो लगाम लगी, जो देश के अंदर 18 लाख करोड़ रुपया सर्कुलेशन के अंदर था और जिसमें से 3 लाख करोड़ रुपया करीब करीब घरों के अंदर लोगों ने भ्रष्टाचार का जमा किया हुआ था, वो एक फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर आया। अच्छा। आज 18 लाख करोड़ रुपए फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर आए और उसमें से सिर्फ 12 लाख करोड़ रुपया अभी रीमोनेटाइज हुआ, यानी कि 6 लाख करोड़ रुपया अभी जो जिसमें से 3 लाख करोड़ रुपया बैंकों के अंदर एक्स्ट्रा जमा हुआ। दूसरा, 16,000 करोड़ रुपया जो 99% आरबीआई ने बताया कि 99% पैसा जमा हुआ, 16,000 करोड़ रुपया जो है वो बैंक में नहीं आया। उसके अलावा जो डाटा माइनिंग के द्वारा इस दौरान जिन जिन लोगों ने बैंकों में पैसा जमा कराए और जिनके डिस्प्रोपोर्शनेट पैसे जमा हुए, तो जो इनकम टैक्स ने जो जांच की अभी तक, उसमें से 29,000 करोड़ रुपया अभी तक सर्च एंड सीजर के द्वारा प्राप्त हुआ। 1633 करोड़ रुपया बेनामी प्रॉपर्टी क्योंकि आइडेंटिफाई हुई, उसके कारण फायदा हुआ। 3,68,000 करोड़ रुपए के ऐसे केसेस सामने आए हैं जो कि डिस्प्रोपोर्शनेट पैसा उन लोगों ने जमा कराया है, जिसमें से 18 लाख ट्रांजैक्शंस हैं जो सस्पिशियस हैं, जो कि इनकम टैक्स के लेंस के अंदर हैं। और मैं दूसरा बता रहा हूं आपको, जो सेल कंपनियां जो सेल कंपनियां यूज हुई, जिसको के वो कंड्यूट के रूप में यूज करते थे, ऐसी 2,10,000 कंपनियों को डी रजिस्टर किया गया। लेकिन मुझे बताइए कि आपने आरबीआई पहला आपने 5 फायदे बताए पूछे, तो पहला तो मैंने आपको बताया कि काले धन पे लगाम लगी।
दूसरा मैंने आपको बताया कि जो आतंकवाद है, जैसे कि आप अगर नक्सली आतंकवाद के ऊपर जाएं तो 20% उसके अंदर आंकड़ों के हिसाब से कमी आई है पिछले एक वर्ष में। और जो स्टोन पेल्टिंग, जो कि पत्थरबाज जिसको हम कहते हैं, जो कि हमारी जब सेना ऑपरेशन करती थी तो आतंकवादियों को कवर देने का काम करते थे, उसमें 75% कमी आई है। और जो फेक करेंसी नोट थे उसके अंदर भी भारी कमी आई है, क्योंकि पिछले साल वो 44 करोड़ थे, इस बार वो 16 करोड़ पकड़े गए हैं। तो पहला काले धन पे लगाम लगी, दूसरा जो है वो आतंकवाद पे लगाम लगी, तीसरा जो मैंने आपकी बात सुन लिया, टैक्स पेयर बेस बढ़ा है, टैक्स पेयर बेस बढ़ा है। पिछले एक साल के अंदर आप देखेंगे कि 58 लाख नए टैक्स पेयर्स यहाँ पर आए हैं। चलिए एक एक करके मैं आपके तमाम जो आपने पॉइंट्स दिए उन पर हम बात करते हैं। अशोक गोयल साहब, मुझे ही बताइए कि आरबीआई ने जो आंकड़े दिए हैं कि 99% जो पैसा था, जो ब्लैक मनी थी, वापस आ गई, बैंक में आ गई। क्या वो जो पैसा था वो नष्ट नहीं होना था? नहीं, पैसा वापस आ गया। ये तो ऐसा हुआ कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक ब्लैक मनी को वाइट कर दिया गया। नहीं, यही गलतफहमी जो कांग्रेस या जो दूसरे मित्र हमारे फैला रहे हैं कि बैंक के अंदर मनी लॉन्डर करने से, बैंक में पैसा जमा करने से जो काला धन है वो सफेद नहीं हो गया। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि जो 3,68,000 करोड़ रुपया है वो अंडर सस्पिशन है। वो डाटा माइनिंग उस पर हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में भी बताया कि 5,000 जो कंपनियां हैं, जो कि अभी 3 लाख कंपनियां जो उन्होंने बताया अंडर सस्पिशन है, उसमें से उनका जो डाटा माइनिंग किया उसमें से 4,000 करोड़ रुपया उन लोगों का पकड़ा गया है। 3,68,000 करोड़ रुपया। ये जो लोग कह रहे हैं कि बैंक में पैसा आ गया, 99% आ गया, तो अगर किसी की इनकम 5 लाख भी नहीं थी और उसने 50 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में जमा करा दिए, तो ये उसका भ्रम है कि वो बैंक में उसका जो काला धन है वो जमा करने से सफेद हो गया। वो सब के सब लोग पकड़े जाएंगे। आप मुझे ये बताइए कि 90% हिंदुस्तान की जो आवाम है उसकी सैलरी 10,000 रुपए से भी कम है। लाइनों में जो लोग नजर आए, जो हमें 2 महीने के अंदर लाइनों में जो लोग नजर आए, वहां पे ना तो कोई नेता था, ना ही कोई अमीर आदमी था। कौन था वहां पर वो आदमी था जिसने अपनी गाड़ी कमाई इकट्ठा कर रखी थी। घर में अगर किसी के पास, अशोक साहब, पैसे हैं तो ब्लैक मनी तो नहीं हो जाता। अगर आज मेरे पास, मेरे घर में 10,000 रुपए रखे हैं मैंने किसी काम के लिए, तो क्या वो ब्लैक मनी हो जाएगा? क्या तमाम कैश जो है वो ब्लैक मनी है? क्या आप यही कंसीडर करते हैं? नहीं, कैश ब्लैक मनी नहीं है। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस देश के अंदर जो सिर्फ 1.5 लाख लोग, 0.00015%, 1.5 लाख लोगों ने करीब 6 लाख करोड़ रुपया बैंकों के अंदर जमा कराया है। यानी कि वो जो 1.5 लाख विशेष लोग थे इस देश के अंदर, जो पूरी अर्थ व्यवस्था को कंट्रोल करते थे, 6 लाख करोड़ रुपया उन लोगों ने जमा कराया है। और ये जो देश के हमारे जो गरीब लोग थे जिन्होंने लाइन में लगे और उन्होंने परेशानियां झेली, मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, उनके इस कदम का उन्होंने उनकी आंखों में आंख में देखा। एक सच्चाई है, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने 70 वर्षों में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जिसने ऐसा निर्णय लिया। गरीब व्यक्ति, देश के 125 करोड़ लोग प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। नहीं, जिन्होंने जिस प्रधानमंत्री ने पूरे देश को नफरत की आग में जोड़ दिया, जिस प्रधानमंत्री ने पूरे देश में 150 आदमी मरवा दिए, जिस प्रधानमंत्री ने पूरे देश में बेरोजगारी की आग फैला दी, जिस प्रधानमंत्री ने मजदूरों को बेरोजगार कर दिया, किसानों को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया, ऐसा दूरदर्शी प्रधानमंत्री जो कल की नहीं देख सकता। ये 70 वर्षों में ये कांग्रेस की देन है। 1984 के अंदर ये काम तो राजीव गांधी जी ने कहा कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो हजारों लोग का कत्लेआम करा दिया। ये संस्कृति कांग्रेस की है मिस्टर राजपूत, कि उन्होंने दंगे कराने का, लोगों का मरवाने का काम, ये कांग्रेस की संस्कृति है। कांग्रेस ऐसा करती है। अशोक साहब, सुरेंद्र साहब, देखिए एक बहुत सीरियस इशू है जिस पर हम बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुरेंद्र जी, खड़ा कर दिया। सुरेंद्र जी, आप एक पढ़े लिखे स्पोक्स पर्सन है, आपसे बहुत उम्मीद करते हैं हम लोग। हम यहाँ पर 84 और 2002 की बात करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठे हैं। ये बात किसी और दिन आप कर लीजिएगा। कोई बात नहीं की, मैं माफी चाह रहा हूं। मैं बात यही करना। 150 लोगों की हत्या का जिम्मेवार है। नहीं, ये हत्या का काम ये सब कांग्रेस सरकारें करती रही है। ये उनकी हत्या के जिम्मेवार है। मैंने कोई सबने देखा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के साथ खड़ी रही है। 70 वर्षों तक अगर कांग्रेस ने ये काम किया होता
अगर यशवंतराव चौहान जी की बात इंदिरा गांधी जी ने मान ली होती तो आज ये नरेंद्र मोदी जी को सिस्टम को क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती। मिस्टर राजपूत, ये जो 12 लाख करोड़ रुपए की जो आपने लूट की पिछले 10 वर्षों में, जो बेनामी संपत्ति कानून 28 साल से कांग्रेस ने लटका कर रखा, ये नरेंद्र मोदी जी को 1 नवंबर 2016 को लागू करने की जरूरत नहीं पड़ती। अशोक साहब, मेरी एक बात का और कांग्रेस की जो नाकामियां है, आपके पास सरकार है, आपके पास सत्ता है, आपके पास सीबीआई, सब कारनामे आपके सामने मुझे अशोक जी से सवाल पूछने दीजिए। चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप करेंगे सुरेंद्र जी, उसका जो सुरेंद्र जी, अशोक जी हो गया, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अशोक जी, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। भारतीय मजदूर संघ जो है उसने ये कहा है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद 1,20,000 नौकरियां आई हैं और 20 लाख से ज्यादा नौकरियां जो हैं वो गई हैं। ये भारतीय मजदूर संघ का कहना है। तो आप ये बताइए, इसका जवाब दे कौन है कि सिर्फ 1,20,000 नौकरियां आई हैं और 20 लाख से ज्यादा नौकरियां गई हैं? इसका जवाब दे कौन है? नहीं, देखिए, आप आज अगर पूरे विश्व की इकोनॉमी देखें तो एक पूरे विश्व के अंदर भारत की जो अर्थव्यवस्था है आज भी पहले 2 वर्ष सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, लेकिन आज भी अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर भारत की इकोनॉमी सबसे तेज गति से दौड़ रही है। ये जो मेरे कांग्रेस के मित्र जब ये 7.9 पे थी तब ये लोग कह रहे थे कि भाई ये जीडीपी के नंबर ठीक नहीं है। आज ये 5.7% आई है, तो ये जो हमारे कांग्रेस के मित्र हैं उस जीडीपी के नंबर पर विश्वास करने लगे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब भी कोई कर्ज दवाई दी जाती है तो उसका अल्पकालिक एक प्रभाव होता है। लेकिन आज आईएमएफ के भी पूरे विश्व के लोग कह रहे हैं जो देश की अर्थव्यवस्था है वो सॉलिड ट्रैक के ऊपर है और आने वाले दिनों में इस क्वार्टर में भी उसके रिजल्ट सामने नजर आने लगे हैं। जो देश की इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है। आईएमएफ के चीफ ने कहा है कि देश की जो इकोनॉमी है सही ट्रैक पर चल रही है। जो इतने बड़े बड़े रिस्क लिए गए हैं, नोटबंदी की गई, जीएसटी लाया गया, लोग ये जानना चाहते हैं कि आज लोग ये लिख रहे हैं कि कमल का फूल हमारी भूल, ये ताजिर लिख रहे हैं, ये गुजरात में लिखा गया, अब ये यूपी से भी इस तरह की खबरें आज ही सामने आई हैं। मेरा सवाल ये है कि जब इतने बड़े बड़े स्टेप लिए गए हैं, इतने ड्रास्टिक स्टेप्स लिए गए हैं, लोग ये जानना चाहते हैं इससे फायदा क्या हुआ है, हासिल क्या हुआ है? लोगों की नौकरियां गई हैं, लोग किसान जो हैं वो उनकी क्या हालत हो गई है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। चाहे हम बात करते हैं मुरादाबाद की या जहां पर भी जो छोटा कारोबारी है वो आज ये सोच रहा है कि आखिर वो जाए कहां, क्योंकि नोटबंदी से उभर नहीं पाया था, जीएसटी सामने आ गया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपने आज हमारा देश 125 करोड़ लोगों का देश है। आज इसके अंदर अभी आप देखेंगे कि पूरे देश के अंदर 32 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी आय सिर्फ 10 लाख रुपए से ज्यादा है, जिसमें से अगर हम सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी जो कि बड़ी बड़ी नौकरियों पे हैं, जैसे कि जी में है, आज तक में, या बड़ी बड़ी कंपनी में, उनको निकाल दें तो मात्र 10 लाख लोग ही बच जाएंगे जो इस पूरे देश के अंदर 125 करोड़ लोगों में जिनकी आय सिर्फ 10 लाख से ज्यादा है। आप दूसरी तरफ आ जाइए, आप 25 लाख नई कारें जो 10 लाख से ऊपर है वो हर वर्ष भारत में खरीदी जाती है। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश के अंदर विदेशों के अंदर सैर करने जाते हैं। आंकड़ा देना हम बता देना, वो ये देखिए, वो आंकड़ा हम बता देते ना, वो क्यों खरीदी जाती है? 2,14,000 वो मजबूरी में वो बाप खरीदता है जिसे अपनी बेटी की शादी करनी होती है, उनको उसे देने के लिए खरीदता है। तो ये आप गलत मत बताइए। आप ये बताइए देश में भूखमरी का स्तर, देश 130 मुल्कों में भूखमरी जिसे आप हंगर इंडेक्स कह रहे हैं 100वें स्थान पर है, और देश का जो औद्योगिक विकास आप बता रहे हैं वो भी 100वें स्थान पर है। अगर देश में भूखमरी 130 मुल्कों में 100वें स्थान पर है तो ये औद्योगिक विकास 100 स्थान पर कैसे होगा? कैसे होगा? आज हमारे देश को, क्योंकि यहाँ वक्त हो गया बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं, ब्रेक का वक्त हो गया। भाषा मत दीजिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है और आज हम बात कर रहे हैं कि नोटबंदी के 1 साल के बाद क्या फायदे हुए हैं और क्या नुकसानात हुए हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर साहब, मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस एक ऐसी हुकूमत रही है 10 साल तक रही थी और उसके बाद गई इस वजह से क्योंकि उसके ऊपर भ्रष्टाचार के बदउनवानी के इल्जाम थे। जिस तरह से नए नए अलग अलग तरह के घोटाले सामने आए, क्या उसको ये हक है कि वाकई में वो बीजेपी को भ्रष्टाचार के इस मौजू पर घेर सके? देखिए, आज तक जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप राजनेताओं पे लगते हैं, कोई एक केस मुझे बता दीजिए उसमें अपराधी होता है। अभी एक खुलासा हुआ पनामा का। पनामा के अंदर हमारा छोटा सा 12 में जो मुल्क है, उससे हम कहते हैं प्रजातंत्र भी वहां नहीं है, वहां की कोर्ट भी नकारा है, वहां की पुलिस भी नकारा है। लेकिन केस चलने के बाद प्रधानमंत्री को गद्दी से उतरना पड़ता है, वो अपराधी साबित होता है। लेकिन पनामा के अंदर जिन जिन के नाम आए थे, आज तक क्या हुआ नहीं पता है। पैराडाइज के अंदर जिनके नाम आते हैं, बीजेपी के एक MP का नाम आता है, तो वो उनसे जब पूछता है पत्रकार सवाल, तो वो लिख के दिखा देते हैं कि साहब मैं तो मौन भी रखता हूं, जबकि वो जब ही एक पब्लिक मीटिंग से भाषण दे के आते हुए होते हैं। दूसरा एक चीज, देश की अर्थव्यवस्था जब पटरी से नहीं उतरी थी मुल्क की, जब पूरे दुनिया के अंदर मंदी चल रही थी, आज देश की अर्थव्यवस्था पटरी पे थी। लेकिन मोदी जी ने एक काम किया है कि चलते हुए इंजन की चाबी निकाल के खड़े हो गए और पीछे से एक गाड़ी और लाए GST के रूप में, उसे पीछे से ला के टक्कर मारी, जो बिल्कुल अर्थव्यवस्था पटरी से नीचे उतर गई। अब ये कहते हैं कि साहब हमने तो कैशलेस करना है। कैशलेस हिंदुस्तान को कैसे करेंगे आप मुझे बताइए। देश की 65% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। कृषि क्षेत्र के अंदर आप मुझे बताइए शिक्षा का स्तर क्या है? शिक्षा में खर्च कर रहे हैं 0.1%। ड्रॉप आउट स्कूल का कितना है? क्या हस्ताक्षर करने वाला इंटरनेट चलाता है? कॉल ड्रॉप होती है आपके यहाँ बैठने के बाद कोई कॉल नहीं लगती है आपके इस स्टूडियो के अंदर, तो फिर ये अंदाजा लगा सकता है कि हिंदुस्तान कैशलेस होता है। तो ये समझ में नहीं आता है कि इनका मापदंड क्या है। ये तमाम इश्यूज तो हैं कि जब आप कैशलेस की बात करते हैं, जब आप डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, तो सवाल ये उठता है कि कितने लोग वाकई में पढ़े लिखे हैं जो अपने मोबाइल पर, या जिन लोगों के पास मोबाइल है, कितने लोग ऐसे हैं और उस मोबाइल में इंटरनेट है, ऐसे लोग कितने हैं और वाकई में कितने लोग अवेयर हैं कि उन्हें पता हो कि पेटीएम और वो तमाम जितनी भी एप्स हैं उनका वो इस्तेमाल कर सकें और उसके जरिए अपने कारोबार को चला सकें, अपनी जिंदगी को चला सकें। नहीं, आप क्या ये नहीं मानते कि इस देश के अंदर डिजिटलाइजेशन बढ़े, इकोनॉमी कैशलेस की तरफ जाए, या आप ये चाहते हैं? नहीं, ये चलाएगा, कब से कब चलाएगा, पढ़ा लिखा आदमी चलाएगा, सुने ना, आप मुझे बताइए ना, पढ़ा लिखा आदमी चलाएगा, जाहिल चलाएगा। कृषि क्षेत्र के अंदर आपने कहा था कि साथ 15 सबके लागू आ जाएगा, कृषि क्षेत्र का विकास हो जाएगा। कहना चाह रहा हूँ प्रैक्टिकलिटी की बात हो रही है। डिनोमिटाइजेशन से पहले 82 करोड़ ट्रांजैक्शंस जो होते थे वो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से होते थे। हमने ये सुना था कि मल्टीनेशनल कंपनियों के अंदर मल्टीनेशनल कंपनियों का कर्मचारियों की छटनी होती है, लेकिन ये जो ग्राम विकास योजना थी जिसमें ग्रामीणों को रोजगार मिलता था, उसमें भी छटनी हो गई है। वहां भी 100 दिनों का आप रोजगार नहीं दे रहे। आप देश का विकास करना चाहते हैं तो ग्रामीण रोजगार योजना थी, उसके अंदर आप 100 दिन का करना चाहिए, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? आप वो नहीं देंगे, किसानों की उनकी उपज का मूल्य नहीं देंगे, किसान फसल बेचने जा रहा है, उसे वहाँ पैसा नहीं मिल रहा है। आज मध्य प्रदेश के अंदर सोयाबीन बेचने किसान जाता है, वहाँ उसे उचित मूल्य नहीं मिलता है, वहाँ उसे कैश नहीं मिलता है, तो उसे आप क्या करेंगे? रोकना चाहूंगी मैं, आप दोनों को रोकना चाहूंगी क्योंकि मेरे साथ और भी मेहमान मौजूद है, उन्हें मुझे वक्त देना है। अब्दुल हफीज गांधी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत देर से वो तमाम इस बहस को सुन रहे हैं। हफीज गांधी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, आप ये बताइए कि आप तो अलग अलग जगह जाकर, मैंने देखा है कि आप रूरल एरियाज में भी जाकर लोगों से आप बात करते हैं, वहां पर मिलते हैं। जब हम बात करते हैं डिजिटलाइजेशन की, जब हम बात करते हैं कैशलेस इकोनॉमी की, क्या वाकई में आपको ये प्रैक्टिकल दिखता है? क्या वाकई में आपको ये लगता है कि जो एक आम हिंदुस्तानी है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो गांव में बसता है हमारे, तो क्या वाकई में ये प्रैक्टिकल स्टेप है? क्या ये पॉसिबल है?
देखिए बुशरा जी, मैं कहूँगा ये इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि जब आप इस तरह की फैसिलिटीज गांव-गांव तक पहुंचा दें तो मैं समझता हूं कि उस लिहाज से कदम उठाना डिजिटलाइजेशन के लिए बहुत बेहतर कदम होगा। और इसलिए मैं कहता हूं ये इल कंसीव्ड है और पुअरली इंप्लीमेंटेड है ना, ये सोचते नहीं है कुछ करने से, और इसीलिए इनको बार बार अमेंडमेंट्स करने पड़ते हैं। देखिए हमारे पास आज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आज जिस तरह की कंपटीशन है उसमें जो है लोगों के पास इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है। तो डिजिटल अच्छी चीज है, लेकिन क्या आपके पास साइबर सिक्योरिटी है, क्या आपके पास डिजिटल लिटरेसी है, क्या आज इतनी रीच है गांव तक? वो बिल्कुल नहीं है। और भारत एक गांव प्रधान देश है, यहाँ पर कृषि प्रधान देश है, जैसे कि अभी आमिर साहब ने भी कहा, वहां पर डिजिटलाइजेशन की बात करना मैं समझता हूं कि बहुत दूर की कौड़ी होगी। मैं एक सवाल अशोक जी से पूछना चाहता हूं कि देखिए जब से नरेंद्र मोदी जी आए थे पिछले 3.5 सालों से, क्रूड ऑयल जो है उसकी कीमत बहुत कम है। क्या इन क्रूड ऑयल जो बोनंजा था उसका फायदा क्या लोगों को मिला? अभी आपने 97 रुपीज जो है गैस पर बढ़ाए, पेट्रोलियम के प्राइसेस डेली बढ़ रहे हैं, ये फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? इकोनॉमी बूम कर रही है तो आप इकोनॉमी को क्यों पैकेज देने की बात करते हैं? क्यों जो है आप एनपीएस माफ करे जा रहे हैं और फिर इकोनॉमी को पैकेज दिया जा रहा है? तो जब इतना पैसा आ गया है मार्केट बैंक्स के अंदर तो फिर क्यों इकोनॉमिक पैकेज की बात की जाती है? क्यों जो है फायदा लोगों तक नहीं पहुंच रहा है और बार बार महंगाई बढ़ने की बात हो रही है? तो मैं कहना चाहता हूं कि दिखाए कुछ और जा रहा है, हो कुछ और रहा है, और इसलिए सरकार बार बार गोल पोस्ट बदल रही है। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि 2015 के अंदर जो जीडीपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो सरकार ने बदला, और वो इसलिए बदला ताकि इकोनॉमी को बूमिंग इकोनॉमी दिखाया जा सके। पहले ओल्ड फॉर्मूला कुछ था। यशवंत सिन्हा जी ने अपने आर्टिकल में आई विल स्पीक ऑफ इंडियन एक्सप्रेस में कहा है कि 5.7 लास्ट क्वार्टर में दिखती है, लेकिन पुराने फॉर्मूले से ये जीडीपी 3.7 है। यानी कि आज हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि आपका एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो चुका है, एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस है, क्योंकि जिस हिसाब से मॉनसून नहीं हुआ है आगे और ज्यादा एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस होगा। आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर पूरी तरह से बर्बाद है। तो किस सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है ये मुझे अशोक जी बताएं। बीजेपी सेक्टर में, आरएसएस सेक्टर। अशोक जी, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है तो आपको बहुत थोड़े से अल्फाज में जवाब देना होगा। लग रहा है कि देश जो है बिल्कुल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। शेर लिखा था जी, मैं आपके पास आऊंगी, आखिरी एक लाइन में सबको दूंगी, वक्त की कमी है। मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे की तारीफ है। डिजिटलाइजेशन देश के अंदर थोपा जा रहा है। गांव के अंदर में आज भी बिजली नहीं है, गांव के अंदर इंटरनेट नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 1 साल के अंदर 52% इंक्रीज हो गया इसके अंदर डिजिटल पेमेंट्स के अंदर, और ट्रांजैक्शन अंदर 58% जंप हो गया। ये कैसे हो गया? आज ये इन्होंने बताया कि जो जीडीपी कम हो गया, और किसी भी गांव में चले और वहां जाके अगर तो मैं जो कांग्रेस के टाइम में 4.2% आप देश को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। देश में शिक्षा का स्तर निम्न है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कोई कंप्यूटर तक चलाना नहीं जानता, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। इन्होंने कहा कि कुछ प्रश्न हम पे रखे तो उसका जवाब तो एक बार आप देंगे ना? बिल्कुल, मेरा सवाल ये है लेकिन अशोक साहब की वाकई में अगर सिचुएशन इतनी रोजी होती तो यशवंत सिन्हा को सामने आकर ये तमाम बातें ना कहनी पड़ती। हालांकि मुझे मालूम है कि आप उनकी किसी बात से जो है वो इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन ये बात है कि अगर वाकई में रोजी इतनी सिचुएशन होती, तमाम चीजें उतनी ऐसी ही होती जैसे आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतने सवालात से आप घिरे हुए ना होते। क्योंकि सौरभ साहब बहुत देर से वो खामोश बैठे हैं और लास्ट वर्ड मैं उन्हें देना चाहूंगी। सौरभ साहब, अगर हम एक इन टोटलिटी में हम बात करें, आपने तमाम पैनलिस्ट को आपने सुना है और आपने तमाम चीजों को देखा है, तो आप क्या कहेंगे? नोटबंदी क्या था? बात एक ही है। देखिए ये समझने की बात है, हर जैसे कॉइन के 2 पहलू होते हैं, इसके भी 2 पहलू हैं। सब लोग गरीब लोगों की बात कर रहे हैं, तो देखा जाए जनधन अकाउंट खुले और उसमें 48,000 करोड़ उनमें आया। देखिए रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ तो एक तरह से हो ही गया ना। दूसरी बात हम लेकिन वो पैसा कहां से आया? ये देखा है बीजेपी राजनीतिक स्तर पे इतना नीचे गिरी है, बेटे का और माँ का इस्तेमाल राजनीति में कैसे होता है ये बीजेपी वाले जानते हैं। ये राजनीति इतने नीचे, यशवंत सिन्हा कुछ कहना पड़ेगा, बेटे को उतारते हैं। देखिए सुनिए, हमें जाना होगा लेस कैश इकोनॉमी के लिए, और राजनीति देखा जाए तो एक तरह से
कैश ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं और जो स्मॉल अमाउंट के ट्रांजैक्शंस हैं वो बढ़ रहे हैं। आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो 1.2 बिलियन में 800 मिलियन लोगों के पास आज की डेट में फोन है और उसमें USSD टेक्नोलॉजी होती है, उससे आप कर सकते हैं। एक बात और देखिए सिंपल बात करें, एक सिंपल बात कि जो लैंडिंग रेट है जिसे लोन देते हैं मैडम, एक जो लैंडिंग रेट है, अगर एक सिंपल बताएं, 1 लाख रुपए के लोन पे पहले 9,500 देना पड़ता था, आज 8,500, 1,000 रुपए का फायदा हो रहा है। देखिए फायदे काफी हैं इस डिमोनेटाइजेशन। 30 सेकंड सौरभ जी मैं आपको दे रही हूं, सुरेंद्र जी मैं आपको दे रही हूं। आप मुझे ये बताइए कि अभी हिमाचल और गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं, नोटबंदी और जीएसटी को लेकर लगातार आप बात कर रहे हैं और कांग्रेस एक तरह से कैंपेन चला रही है और कल उसे वो ब्लैक डे के तौर पर मनाएगी। तो क्या आप मुझे ये बताइए कि आप वाकई में आप ये सोचते हैं कि हिमाचल में और गुजरात में आपको कामयाबी मिलेगी, आपको बहुमत मिलेगा? क्योंकि ब्लैक मनी, क्योंकि जीएसटी और नोटबंदी एक ऐसे मसले हैं जिस पर जनता बीजेपी को माफ नहीं करेगी। बहुत कम अल्फाज में जानना चाहूंगी। निश्चित तौर पर मैं बहुत स्पष्ट बताऊं कि गुजरात हो, हिमाचल हो या पिछली बार 5 राज्यों में चुनाव थे, पंजाब में हम जीते, गोवा में हम जीते, मणिपुर में हम जीते, सरकार तो नहीं बना पाए, उत्तरांचल हमारे सरकार तो नहीं बना पाया, 3-2 हमारा वहां पर स्कोर था। और गुजरात में हम क्लीन स्वीप करेंगे, हिमाचल में हम क्लीन स्वीप करेंगे। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। चलिए वक्त बताएगा, देखना होगा। मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। आप तमाम लोगों का, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माफी चाहूंगी, मैं आपको वक्त नहीं दे पाऊंगी, मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आप हमारे प्रोग्राम में आए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। आज का मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।